बर्थ सर्टिफिकेट या दूसरी आईडी नहीं बनेगी तो उनकी शिक्षा, आय, व्यय, जीवन यापन और सामाजिक व्यवस्था कैसे और कौन बनाएगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं। जिस दौर की बात मैं आपको बता रहा था कि जिस वक्त हमारे घरों में सोना और चांदी भरपूर मात्रा में होता था, उस दौर में किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी कागज नहीं होता था। किसी भी व्यक्ति के पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट किसी का नहीं है जो 40-45 से ऊपर की उम्र के हैं। किसी के पास उस टाइम पे ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी, खेत में ट्रैक्टर जिसको चलाना है। किसी के बैंक अकाउंट नहीं होते थे। और उस दौर की बात बता रहा हूं, जब हरित क्रांति के आने से पहले की बात बता रहा हूं, 1975 से पहले की बात। जैसे किसानों को बर्बाद करने का काम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद हरित क्रांति के नाम पर किया था, वही हालत अब 2030 के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए वो लोग करने वाले हैं। वही हाल होने वाला, उससे भी बुरा हाल होने वाला है। अब सोशल क्रेडिट स्कोर आने वाला है। उस टाइम पर जब हरित क्रांति से पहले की बात मैं बता रहा हूं, बैंकों वाले, मुझे याद है मेरे दादाजी के पास आकर के, मैं बैठक में थी, बैठक में 4 खाट डली होती थी हमारी। मैं सबसे इधर वाली पे बैठता था, सबसे इधर वाली पे हमारे दूसरे दादाजी बैठते थे। तो बीच वाली पे जब वो हुक्का पी रहे थे तो वो बैंक मैनेजर ऐसे हाथ जोड़ करके ये कह रहा था, चौधरी साहब कुछ तो डिपॉजिट दे दो। मतलब जिस वक्त बैंक खुले थे तो बैंक वाले जमींदारों के यहां, किसानों के यहां, जिनके घर ठीक बड़े परिवार हुआ करते थे, सबके यहां आकर के डिपॉजिट मांगा करते थे, पैसे मांगा करते थे कि अपना हमारे बैंक में पैसा जमा करवा दो। एक भी आदमी लोन पे नहीं था उस दौर में। मतलब हरित क्रांति से पहले बैंक वाले पैसा मांगते थे ऐसे हाथ जोड़कर, और हरित क्रांति के बाद जब किसानों ने अपने खेतों में बीज हाइब्रिड लेना शुरू किए और खाद वगैरह डालने शुरू की, और जब उधार लेना शुरू किया और बैंकों ने उनको लोन देना शुरू किया, फिर बैंक वाले आ गए अकड़ दिखाने कि पैसा देता है कि नहीं देता है जो लोन ले रखा है। आज जो गुर्राते हैं ये रिकवरी वाले और बैंकों वाले, ये हालत नहीं थी उस टाइम पे। किसान गुर्राया करता था। उस वक्त आपके गांव में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था। जो आदमी कुछ भी नहीं करता था वो भी समाज के सारे कामों को करता था। एक आदमी तो पूरे गांव में ऐसा हुआ करता था, आपने देखा हो, वो हर किसी की शादी में भी सबसे ज्यादा काम वही करता है, हर किसी की रिश्तेदारी में वही काम निपटा रहा है। कोई मर जाए तो सबसे आगे वही रहता है, किसी का मकान बन रहा हो तो सबसे ज्यादा, यानी वो ऐसी स्टपनी हुआ करती थी हर मोहल्ले में एक होती थी कि नहीं। यानी उसका कोई काम नहीं था, उसका यह काम था कि जहां कोई आदमी नहीं है उसकी पूर्ति कर रहा है। यानी कि बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं थी। हर काम को, हर हाथ को काम था वहां। वो व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी, सरकारों ने बनाई थी, या वो समाज ने बनाई थी? पहले ये बताओ, बच्चे समाज के हैं कि सरकार के हैं? सरकार बाजार से चलती है और बाजार को प्रॉफिट और पैसे के अलावा तीसरी चीज नहीं चाहिए। तो अपने बच्चों को बाजार के हवाले करना है कि समाज के हवाले करना चाहते हो? तो उनकी व्यवस्था बाजार बनाएगा कि समाज बनाएगा? समाज बनाएगा। और हम समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं, हम समाज का बहुत बड़ा भाग हैं। तो अपने बच्चों की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसी और की है कि हमारी है? सरकार के भरोसे पैदा किए हैं क्या अपने बच्चे? बताओ जरा। बाजार के भरोसे पैदा किए, सरकारों के भरोसे, सर्टिफिकेट के भरोसे पैदा किए हैं क्या बच्चे, या अपने दम पर पैदा किए हैं? अगर अपने दम पर पैदा किए हैं तो अपने बच्चों के लिए व्यवस्था बनाने की हिम्मत हमको खुद दिखानी पड़ेगी। इसलिए गलती से भी यह मत सोच लेना कि आपके बच्चों की व्यवस्था कोई और करेगा। आपके बच्चों की व्यवस्था कोई और करेगा तो नशे की व्यवस्था करेगा, क्राइम की व्यवस्था करेगा, गुलामी की व्यवस्था करेगा, उनके अनपढ़ रहने की व्यवस्था करेगा, उनको नीचे दबाने की व्यवस्था करेगा, उनको कंट्रोल में करने की व्यवस्था करेगा, भिखमंगा बनाने की व्यवस्था करेगा। केवल आप और आपका समाज है जो उन बच्चों को ऊपर उठाने की व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए अपने भरोसे पर अपने बच्चों की व्यवस्था करनी है, हमको करनी है। ये
ये गलती मत करना किसी और के भरोसे व्यवस्था करने की। सरकार नहीं करने वाली, सरकार बाजार से चलती है और बाजार पैसे से चलता है और पैसे प्रॉफिट से चलता है और प्रॉफिट होना चाहिए, लोग मरे तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया आपका बीमार होना, आपका समाज का टूटना, आपका परेशान रहना, आपका डिप्रेशन में रहना, आपका नशे में जाना, यही बाजार की ताकत है, यही सरकारों की ताकत है और यही आपकी कमजोरी है। इसको कैसे तोड़ना है, ये आप बैठ करके चर्चाएं करेंगे। हर किसी की, हर माहौल की, हर जगह की समस्याएं अलग हैं, कुछ कॉमन समस्याएं हैं। जैसे अडानी को सबको गैस देनी है, सबके घरों में पाइपलाइन से गैस अडानी को ही देनी है, यह समस्या सबकी है, पूरे देश की। उसको सबका जंगल खत्म करना है, उसको सारी एनर्जी के ऊपर कंट्रोल करना है। रिलायंस को, अंबानी पुत्र को सारा रिटेल मार्केट कंट्रोल में चाहिए, वो किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं है। इन गुजरातियों को ही तो प्रधानमंत्री बनना है, गुजरातियों को ही एनएसए बनना है, गुजरातियों को ही होम मिनिस्ट्री करनी है, गुजराती ही आपको गैस देंगे, गुजराती ही आपको पेट्रोल डीजल देंगे, गुजराती ही आपको सोलर देंगे, गुजराती ही आपको खाने के लिए चावल देंगे, वही आपको अनाज देंगे, रिटेल में जितना सामान दुकान में आता है यही देंगे। तुम पूरे देश को गुजरात के लिए आगे हाथ मतलब ऐसे करके इन चंद लोगों के, गुंडों के, वो जो गुजरात का आदमी है वो तो मर ही रहा है, उसके तो अभी 12 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं, अभी 16 लाख करोड़ शेयर मार्केट में, अभी पिछले हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते पहले। उनको तो रोज लूटा जा रहा है, उनको तो बर्बाद किया जा रहा है। आम नागरिक सब जगह का मर रहा है, लेकिन जो पूंजीपति है वो सब जगह कर रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके यहां भी यही सब कुछ हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, ये देखो जरा, ये क्वेश्चन है झारखंड के धनबाद से। ये क्या कह रहे हैं कि एक तो भारत कोकिल कोल लिमिटेड बीसीसीएल वो ग्रामीण जमीन को कब्जा करने का नोटिस कर चुका है, उससे कैसे बचना है। दूसरा है रेलवे, 10 साल पहले जमीन ले लिया था लेकिन उस जमीन अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको कैसे बचा सकते हैं। और अडानी ग्रामीण जमीन पर कब्जा करने के लिए नोटिस दे चुका है, इसको कैसे बचाएं। ये झारखंड की बात बता रहा हूं, सेम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, सेम कश्मीर में हो रहा है, सेम हरियाणा में हो रहा है, सेम पंजाब में हो रहा है। ये सबकी प्रॉब्लम है और यहां भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है। हरियाणा में तो यहां तक आ गया कि 4-5 गांव की 5000 एकड़ जमीन को खाली करने का नोटिस आ गया कि ये गांव उजाड़ने हैं, कहीं और बसाने हैं, क्योंकि बीच में से उनके भारतमाला का प्रोजेक्ट आ गया है, ये गांव उजड़ने चाहिए, वो ऐसा बोल रहे हैं। यानी कि ये उजड़ने की समस्या सिर्फ आपके अकेले झारखंड की नहीं है, अकेले बिहार की नहीं है, इनको सब पे कंट्रोल चाहिए, हर चीज पे कंट्रोल चाहिए। और उस कंट्रोल के लिए ही भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट का मालिक कौन है मालूम है? भारतमाला प्रोजेक्ट किसका है? गडकरी के बेटे का और गौतम अडानी का मिलकर के साझे में है। सारा टोल कलेक्शन किसको जा रहा है? इन्हीं 2 लोगों को जा रहा है। इसीलिए भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जितने पुल गिरे इस बारिश के अंदर और पिछली बार, एक भी पुल के ऊपर चर्चा नहीं हुई। यहां तक कि प्रधानमंत्री के पार्लियामेंट क्षेत्र के शहर बनारस के अंदर उस टाइम पे कितने सैकड़ों लोग मरे थे पुल के नीचे दब करके, लेकिन किसी को कुछ खबर नहीं पूरे देश के अंदर। तो कोई पूछ नहीं रहा कितने लोग उजाड़ने हैं, कितने क्या करने। भूमि अधिग्रहण का कानून पहले बना इससे, और कानून बनने की ताकत कहां से मिली? आपकी वोट से मिली। आपने ताकत दे रखी है, आप ही की ताकत के भरोसे कर रहे हैं और आप ही कह रहे हो कि कैसे करें। अरे आपके पास ताकत है वो आदेश वापस लेने की। किसानों ने इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, करना इधर दिल्ली के चारों तरफ जब बैठ गए, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि हमें कमेटी बनाएंगे, उसकी बात माननी पड़ेगी, तो किसानों ने 1 मिनट में कह दिया नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट की, नहीं मानते सरकार की, हम मालिक हैं, हम तय करेंगे हमको कौन सा कानून चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। जबरदस्ती भला करने वाली सरकार पहली बार देख रहे हैं यार। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके दिमाग पे काम नहीं कर रहा है कि आपका बच्चा कैंसर से मरेगा तो आपको खर्चा करने पड़ेगा, चाहे जमीन बेच करके करो। आप बुखार में मर रहे हो तो आपको बच्चे का जन्म करवाना है, आपका डिलीवरी का केस है, चाहे आप प्राइवेट अस्पताल में आपके 5 लाख लगो 10 लाख लगो, उनको कोई मतलब नहीं है। आप जिस मर्जी बीमारी से जैसे मरो वो आपको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन कोरोना से आपको नहीं मरने देंगे, वो उसकी चिंता उनको बहुत है। जो बीमारी आपको है नहीं उसकी तो चिंता उनको खूब है, और जो बीमारी है उसकी चिंता उसके लिए हम बर्बाद होते रहे।
बच्चा आपका बीमार हो जाए तो अस्पताल में पैसे आपको खुद खर्च करने पड़ रहे हैं, और पैदा होने के बाद यदि आपका बच्चा ठीक ठाक हो तो कह रहे नहीं टीका लगाएंगे इसको, कहीं ये बीमार ना हो जाए। होने से पहले सारी चिंता है उनको, होने के बाद की नहीं है। इतना नहीं समझ में आ रहा है? ठीक ठाक बच्चे को कोई चीज क्यों दे रहे हो आप? कोई केमिकल क्यों दे रहे हो? शरीर केमिकलों के लिए नहीं बना हुआ, ये बॉडी केमिकलों के लिए नहीं बनी हुई भाई। मांसाहार के जैसा है केमिकल, ये हमारा शरीर मांस के लिए नहीं बना है। और हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं है। आपका सरपंच, उसको पैसे खाने हैं, आपका तहसीलदार, उसको पैसे खाने हैं, आपका पुलिस का अधिकारी, उसको पैसे खाने हैं, सबको पैसा खाना है। पैसे के चक्कर में वो सब आपको अंधी दौड़ में भगा रहे हैं, सब आपको उल्टी दिशा में भगा रहे हैं। और वो कह रहे हैं नहीं लगवाओ इंजेक्शन, बनवाओ सर्टिफिकेट, बनवाओ कागज, आधार बनवाओ, दो सारे कागज, सब देना पड़ेगा। एक नोटिस आ जाए सबकी हवा निकली रहती है। सारी पिछले 10 सालों से लाइनों में लगे खड़े हो, आधार कार्ड की गलतियां ही ठीक नहीं हो रही आपसे, कभी फैमिली आईडी की, कभी जमीन के कागज, कभी किसकी, ऐसा ही हो रहा है ना, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। पूरे देश को लाइनों में लगा के रखा हुआ है, क्योंकि असली बात पर चर्चा ना हो जाए इसलिए डरते हैं ये हरामखोर, और इसलिए आपको गलत चीजों पर लगा रखा है। अगर जैसे ही लाइन से आओगे, घर पे आओगे तो अपने मोबाइल में देखोगे वहां हिंदू मुसलमान का कचरा मिलेगा, या राजस्थान में आ जाओगे राजपूत नॉन राजपूत का कचरा मिल जाएगा, जाट राजपूत की लड़ाई दिखा देंगे। उधर हरियाणा में चले जाओगे तो वहां जाटों को दिखा देंगे, उधर जाओगे तो फिर उनको यादवों को दिखा देंगे, कभी किसी को कभी किसी को, और हम ऐसे उलझे पुलझे ऐसे गोल मोल घूमते रहेंगे, ऐसे चक्री काटते रहेंगे, लेकिन असल में बर्बादी सबकी होनी है। इसको सोचना है, ये मिलकर के प्लानिंग के तहत आपको बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको प्लानिंग के तहत ही अपनी आबादी का इंतजाम करना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए सही रास्ता का इंतजाम करना पड़ेगा। अब वो पूछ रहा है किसी की इंसानों से इतनी बड़ी क्या दुश्मनी है कि इंसानों के डीएनए पर अटैक कर रहा है, और फ्यूचर के लिए क्या सावधानी और प्लानिंग होनी चाहिए। भाई इंसानों से नहीं है, उसको दिक्कत नहीं है, शैतान और भगवान, अगर हम इनका कॉन्सेप्ट देखें, अगर इनका कॉन्सेप्ट देखें कि भगवान का कॉन्सेप्ट और शैतान का कॉन्सेप्ट, भगवान जो है उसको ताकत मिलती है प्रेम से, आपके संगठित रहने से, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से, आपके अच्छे कर्म करने से भगवान को ताकत मिलती है। आपके डर से, लालच से, आपके अकेला होने से, आपके बीमार रहने से, इनसे शैतान को ताकत मिलती है। दोनों शक्तियों को पूजने वाले लोग पहले दिन से हैं, अच्छे और बुरी ताकत को पूजने वाले लोग, यानी भगवान का आप कह सकते हो अच्छी ताकत, शैतान को आप कह सकते हो बुरी ताकत, या जैसे आपको नाम देना हो, यानी एक ये ड्युअलिटी में रहता है, ये पूरा सिस्टम ड्यूल में चलता है, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, गलत सही, ऐसे चलता है। और इसको जब आप आगे फॉलो करते हो तब आपको तय करना है कि आप कौन सी दिशा में जाने वाले हो। तो आप लोगों को कंट्रोल करने से शैतान को ताकत मिलती है, यानी दुनिया को, जीव जंतुओं को, किसी को भी, और आजादी रहने से परमात्मा को ताकत मिलती है, परमात्मा की ताकत है, वो एक ऊपर अपलिफ्टिंग का काम जो करते हैं, इसको आध्यात्मिक के एंगल से बोलोगे तो कहने का मतलब यह हुआ कि उसको आपके डीएनए में दिलचस्पी नहीं है, उसकी दिलचस्पी है आपको कंट्रोल करने में। उन्होंने बहुत कोशिशें की है अनाज को कंट्रोल करने की, पैसे को कंट्रोल करने की, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने की, सरकारों को कंट्रोल करने की, पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम के कुओं को कंट्रोल करने की, फिर हथियारों के जरिए और न्यूक्लियर वॉर करने के जरिए, फिर युद्धों के जरिए करने की। हर बार वो कोशिश करते रहे हैं और ये युद्ध सदियों सदियों से चलते आ रहे हैं। तो वो कंट्रोल करना चाहते हैं, उस कंट्रोल करने के चक्कर में उनको जो करना पड़ रहा है वो कर रहे हैं। वो आपके घरों तक बिजली पहुंचा रहे हैं ताकि रात को उस बिजली से लाइटों को जला हुआ देख करके जिनको पूरे शहर के बीच में बम डालना हो तो आसान हो निशाने करना। अब वर्ल्ड वॉर चल रहा हो और आपके शहर के ऊपर बम डालना हो तो कितना आसान है। अगर आप लोगों को खत्म करना है, जहां पर प्राकृतिक संसाधन है और वहां खत्म करना है, सुनामी लाना है, तो समंदर किनारे पहले शहर को बसा दो। अब मुंबई जैसा शहर बिल्कुल समंदर किनारे है, जब चाहे पूरी मुंबई को एक झटके में निपटा सकते हैं वो लोग, जिस दिन वो उनके रास्ते का कांटा बनेंगे। हमारा हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया, वहां पर 2 बांध बने हुए हैं, एक टिहरी डैम है और एक इधर नंगल डैम है। दोनों डैम, भाखड़ा डैम जो इधर बोलते हैं, दोनों डैम ऐसे खतरनाक पोजीशन पर है, उन पर हल्का सा एक बम डालना है और पूरा हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश साफ हो जाएगा, पूरा पंजाब साफ हो जाएगा।
और ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इनको कंट्रोल चाहिए। पूरे यूरोपियन लोगों ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया। आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अरे अमेरिका में स्तन कैंसर के सबसे ज्यादा केस है परसेंटेज में, डिप्रेशन के सबसे ज्यादा केस है परसेंटेज में, फैमिली टूटने के सबसे ज्यादा केस हैं, सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका के ऊपर है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी की परसेंटेज अमेरिका में। यह हालत है आज के टाइम पे अमेरिका की। और अमेरिका का जो नेटिव आदमी है, अमेरिका का जो ओरिजिनल आदमी है, जो इंडिजीनियस वहां का आदमी है, अमेरिका में नहीं बचा है। अमेरिका में भारत से गए हुए, चाइना से गए हुए, नेपाल से गए हुए, बिहार से गए हुए, इधर दूसरे देशों से गए हुए, पाकिस्तान से गए हुए, बांग्लादेश से, श्रीलंका से गए हुए और सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज से गए हुए सारे के सारे बसे हुए हैं। और वहां के आदिवासियों को खत्म कर दिया। मात्र 2% बचे हैं रेड इंडियंस वहां पर, सिर्फ 2%। और भारत में यह परसेंटेज 8% बची है खाली। जो भारत का असली नागरिक है वो मात्र 8% बचा है। आज भी अगर उसको जानना चाहते हो तो वापी जिले में चले जाइए, इधर गुजरात के अंदर, अपने यहां अनूप मंडल वालों के बीच चले जाइए, और उधर चले जाइए झारखंड के अंदर, और उधर पत्थरगढ़ी जैसे इलाकों में चले जाइए छत्तीसगढ़ के अंदर। वहां वो आदिवासी लोग बिना किसी कागज के, बिना बिजली के, बिना टीवी के, बिना मोबाइल के, बिना पैसे के जिंदा हैं, और बहुत खूबसूरती से जिंदा हैं। जहां इनका डॉक्टर नहीं पहुंचा वहां एक भी आदमी बीमार नहीं रहता है। जहां इनका स्कूली सिस्टम नहीं पहुंचा वहां एक भी डिप्रेशन में नहीं है। जहां इनके आदमी नहीं पहुंचे वहां सब आजाद है और मस्ती से जी रहे हैं, सब अपनी मर्जी से जी रहे हैं। पूरा इकोनॉमिक सिस्टम गजब का चला हुआ है, बिना प्रकृति का एक भी अंश जो है खराब किए हुए। और हम सब लोग यहां प्रकृति का सत्यानाश करते हैं, दिन से लेकर सुबह से लेकर रात तक। वो प्रकृति को इतना सा भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वहां प्रकृति का कानून चलता है, कुदरत का कानून। वो आपके कानून को नहीं मानते, इन सरकारों के कानून को नहीं मानते। वो कहते हैं हम सरकार हैं, हम हैं भारत सरकार, और एक्चुअली वही भारत सरकार है। इस देश का असली नागरिक वो है जो अपने बाप दादाओं की, अपने पुरखों की जमीन पर रहता है, जिसके पास कोई आधार कार्ड नहीं है, जिसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, आपको बेवकूफ बनाया जाता है। आपको नहीं मालूम है क्या आपको गाड़ी चलानी है कि नहीं चलानी आती है? ये आप तय करोगे कि कोई और तय करेगा? बताओ भैया। है आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, अभी मान लो आप 18 साल के हो गए, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बाद वो ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल का बना। 20 साल के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस को बोलते हैं एक्सपायर हो गया। 20 साल के बाद भूल जाओगे, आपकी पक्का हो जाएगा आपका ड्राइविंग। अरे 20 साल बाद आपकी ड्राइविंग और अच्छी होएगी कि खराब होएगी? पहले ये बताओ। अच्छी होएगी। वो कह रहे हैं नहीं, 20 साल बाद दोबारा रिन्यू कराओ कि आप दोबारा ड्राइविंग करने वाले हो। अगर तुमको हमारा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना है, घर बैठे करना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख लोग इकट्ठे होते हैं ना वहां पर, जब मैं आपको बता रहा हूं, हम तय करेंगे हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अपनी गाड़ी पर तुम्हारे वाली प्लेट नहीं लगवाएंगे, हम अपनी प्लेट लगवा लेंगे। क्या दिक्कत है भाई? मैं तय करूंगा कैसे जीना है मुझे, तुम थोड़ी तय करोगे यार। मतलब हर कदम पे तुम्हारा कागज चाहिए हमको। तुम्हारा कागज का मतलब तो तुम हमको जिंदा रखे हुए हो। हमारा कोई औकात नहीं है इस धरती पर आने का, इसका परमात्मा का कोई रोल नहीं है, इसका मतलब तो ये है। और ये आपको मालूम हो, वापी जिले में आज से ये मैं 9 साल पहले की बात बता रहा हूं, 2016 के अंदर, वहां आदिवासी लोगों ने इकट्ठे होकर के और वहां खड़े होकर के अपने आधार कार्ड और अपना ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करने का बोल दिया। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कागज। मैं आपको बता रहा हूं, 7 दिन तक डेप्यूटी कलेक्टर वहां हाथ जोड़े टेंट लगाकर बैठा रहा था। मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये कार्ड सरेंडर मत करो, हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे। और आज इस टाइम पे ये हालत है कि वहां के आदिवासी आदमियों को किसी पुलिस वाले की औकात नहीं है कि वो उनका लाइसेंस चेक कर ले। वो अपनी गाड़ी के ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं लगाते हैं, वो अपना नाम लिखते हैं, भारत सरकार लिखते हैं। उनके कोई औकात नहीं किसी पुलिस वाले की, उनका कुछ भी चेक कर ले। ये ऑलरेडी हो रहा है अपने देश के अंदर। अरे आप आवाज तो उठाओ ना अपने गांव के अंदर। आप अपनी पुश्तैनी जमीन को कभी मत बेचना है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी जमीन को बेचकर शहर में शिफ्ट हो जाओ। ये आपको लालच दिखाएंगे, रियल एस्टेट में लालच दिखाएंगे कि गांव की जमीन में पैदावार नहीं होती है, प्लॉट ले लोगे तो बहुत पैदावार, वहां रेट बहुत बढ़ते हैं, वो ऐसा दिखाएंगे। और फिर ऐसा कर करके आपको पहले अपने गांव से विस्थापित करना इनका पहला काम है, क्योंकि यह भारत का नहीं दुनिया के और प्राकृतिक नियम में आता है
कि यदि आप अपनी पुश्तैनी जमीन को छोड़ करके कहीं चले गए हो तो आप शरणार्थी माने जाओगे, तब आप इस धरती के मालिक नहीं रहोगे। आप इस धरती के मालिक तब तक हो, तब तक आप इस भारत के मालिक हो, जब तक आप अपनी पुश्तैनी जमीन पर रहते हो और आपको जिंदा रहने के लिए किसी कागज की जरूरत नहीं है, तब तक आप मालिक हो। तो अगर आप इकट्ठे होते हैं तो इनके कागज तो इनके मुंह पे मारेंगे हम, टेंशन की जरूरत नहीं है, समझ गए। मध्य प्रदेश में संपदा की रजिस्ट्री किया है और जमीन की ई-केवाईसी करने पर अरे मैं यही तो बता रहा हूं आपको, सब कुछ ऑनलाइन करने के पीछे का खेल यही है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है दोस्तों, सब कुछ ऑनलाइन इसलिए किया जा रहा है कि आपको लपेटा जा सके। और हम लोग कई सालों से लगातार बोलते आ रहे हैं। पिछले महीने बैंक ऑफ अमेरिका में एक कांड हुआ, अगर आपको लोगों को नहीं पता हो तो। मैंने 2021 में पहली बार वीडियो बनाई थी, 2021 में, ध्यान रखना जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, और वो वीडियो काफी वायरल हुई थी, करोड़ों में गई थी। उस वीडियो में मैंने एक एक्सप्लेन किया था, एक तो ये वैक्सीनेशन का दौर 2030 तक रुकने वाला नहीं है। दूसरा मैंने कहा था कि इस वैक्सीनेशन के बाद चिप आएगी, वो सारी दोनों चीजें सच हो गई हैं। तीसरी चीज मैंने कही थी 2021 में कि आने वाले टाइम में आपके सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन हो जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा आपके सारा पैसा भी ऑनलाइन हो जाएगा, यहां तक कि अब तो गोल्ड को भी ई गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को भी ई प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब आप ऑनलाइन डालो, बस आपको फिजिकल कागज रखने की जरूरत ही नहीं है। आप सोचो, आपके सारे कागज सब कुछ आपका ऑनलाइन पड़ा है। वो ऑनलाइन आपने बनाया है क्या? वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है क्या? यहां बैठी किसी सरकार के किसी मंत्री का है? कोई इस देश में बैठा कोई जिम्मेदार आदमी जिसका है? किसी का नहीं है। वो वहां बैठे बिल गेट्स का है। सारा एंड्रॉयड फोन बिल गेट्स के अंडर आता है, सारा का सारा विंडो, जितनी विंडो 10, 5, 2 जितनी है वो सारी बिल गेट्स की है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, अपने पास तो अपना सर्वर और अपना डेटाबेस भी नहीं है, सब कुछ उनके हाथ में है। बैंक ऑफ अमेरिका में क्या हुआ, यह बात मैं 2021 में बोली थी। अमेरिका में टेस्टिंग की गई है कि भारत के लोग इससे सबक लेंगे कि नहीं लेंगे, दूसरे लोग इसके सबक लेंगे कि नहीं लेंगे। वहां हुआ यह कि इंटरनेट गायब हो गया, सबका इंटरनेट चला गया। इंटरनेट कई दिन तक गायब रहा, पूरे दिन गायब रहा मतलब। और शाम को जब इंटरनेट ऑन हुआ तो सबके खाते में जो बैलेंस दिखा रहा था वो जीरो दिखा रहा था। सबके खाते में बैलेंस जीरो। चेक करो, बैंक का फॉल आउट चेक करो, मतलब उसके अंदर की पैसा गया कि नहीं, ब्रेकडाउन चेक करो, आपको ऑनलाइन मिलेगा, सारा खबर मिलेगी। सोचना, वहां पर बैंकों में बैलेंस जीरो मिला, किसी के पास 2 करोड़ पड़ा था, किसी के पास 500 पड़ा था, कुछ भी, सब हफरा तफरी मच गई। लेकिन बैंक बैलेंस जीरो था, लेकिन जितना लोन था वो यूं का यूं दिखा रहे थे। समझ गए? बैंक बैलेंस जीरो। अच्छा, दूसरी बात, आप जितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो बैंकों के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं मोबाइल के साथ? हाथ खड़ा करके दिखाओ। ये सारे करते हो? आप लोगों को अपनी स्टेटमेंट ने प्रिंट किए हुए कितने दिन हो गए? कभी करी नहीं ना? आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करी। मान लो आपके पास स्टेटमेंट आती है तो कहां आती है? मोबाइल पर, ईमेल में आती है। और आपको शायद पता नहीं है, लेकिन यह बहुत सिंपल प्रोसेस है। जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला बंदा बैंकों का नाम, स्टेटमेंट, ई स्टेटमेंट, मतलब शब्द का नाम लिख के अगर वो एक प्रोग्राम बना दे कि इस सर्वर के ऊपर, यानी कि इस विंडो के ऊपर, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इस शब्द का जहां भी इस्तेमाल हो रखा है वो सारी फाइलें उड़ जाएं। मान लो आपकी ये इंजीनियर बैठे हैं, हो सकता है ना पॉसिबल, एक वर्ड सेलेक्ट करके ये शब्द जहां जहां इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारी फाइल उड़ जाओ। यानी आपके बैंकों का स्टेटमेंट और आपके बैंक की डिटेल सारी की सारी अगर गायब हो जाए, आपके पास कोई सबूत है कि आपके खाते में 5 लाख पड़ा था कि 50 लाख पड़ा था? कोई सबूत है किसी के पास? बैंक से मांगने लायक नहीं हो कुछ भी, क्योंकि सबूत नहीं है आपके पास। क्योंकि आप अपनी कॉपी अपडेट भी नहीं कराते, आप तो स्टेटमेंट भी प्रिंट आउट नहीं रखते, लेकिन उनके पास आपके लोन का पूरा सबूत है, क्योंकि सिग्नेचर आप लोन पे करके आए हो। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? ये गेम होने वाला है अब आपके साथ। जितना पैसा बैंकों में पड़ा, ये सारे बैंक उड़ने वाले हैं, ये तय है, ये उड़ेंगे। और ये नहीं उड़ेंगे तो हम उड़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको। आरबीआई ने बताया हुआ है कि सारा फ्रॉड है ये तो उड़ने हैं।
जितना जल्दी हो अपने पैसे का इस्तेमाल करो धन खरीदने के लिए। धन क्या है? धन है पशुधन, धन है असली बीज, धन है जमीन, धन है सेहत, धन है परिवार, धन है आपके औलाद। धन, असली धन जो है वो आपका गांव है। असली धन, धन धान्य से भरपूर सोना और चांदी, ये धन है। कपड़े धन नहीं है। जिनकी कीमत बढ़ जाती है रोज, वो धन है। आपने एक गाय खरीदी, एक भैंस खरीदी, 11 महीने बाद उसने कट्टी या कट्टा दिया, 2 हो गई ना, वैल्यू बढ़ी उसकी। मान लो, सोचो 8 अक्टूबर 2016 को नोटबंदी हुई। एक उदाहरण के तौर पे मैं मान लेता हूं, मेरे घर में और हम 8-10 लोगों के घर में 10-10 लाख रुपया रखा हुआ है। मैंने क्या किया, 10 लाख रुपए का सोना खरीद लिया, इन्होंने 10 लाख रुपए की भैंस खरीद ली, इन्होंने 10 लाख रुपए की जमीन खरीद ली, इन्होंने 10 लाख रुपए की कार खरीद ली, इन्होंने 10 लाख रुपए के कपड़े खरीद लिए, और नोटबंदी हो गई। नोटबंदी होने के बाद और इन्होंने 10 लाख रुपए अपनी जेब में रख लिया ऐसे ही। नोटबंदी हुई, मोतीलाल ने बोला, मोतीलाल समझते हैं ना, मोतीलाल से थोड़ा कुत्ते वाली फीलिंग आती है, अडानी का कुत्ता बोलते हैं हम लोग उसको। मोतीलाल बोला, कल से जो आपकी जेब में नोट पड़े हैं ये सारे के सारे कागज का ढेर हैं, अब ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो ये जिनके घर में 10 लाख पड़े थे, हो गया पानी, 10 लाख के 10 लाख खत्म। जिसने सोना खरीद लिया उसका सोना एज इट इज है, जिसने भैंस खरीदी उसके 10 लाख यूं के यूं है, जिसने जमीन खरीदी उसका 10 लाख यूं के यूं है, और जिसने गाड़ी खरीद ली थी एक रात पहले, अगले दिन बेचने जाओ 8 लाख की भी नहीं बिकेगी, उसकी कीमत कम हो रही है। जिस चीज की कीमत समय के साथ कम हो रही है वो कबाड़ है। जिस चीज की कीमत समय के साथ बढ़ रही है, जो चीज आपको कुछ कमा कर दे रही है, भैंस है, गाय है, सेहत है, जमीन है, ये आपको कमा कर दे रही है, वो असली धन है। जो फ्री में बढ़ रही है, जिसकी कीमत फ्री में बढ़ने का मतलब क्या? अच्छा, खेत में बीज डालोगे वो भी धन है। धन है जो, जैसे प्लॉट है, प्लॉट तो कुछ पैदा नहीं करता, प्लॉट तो बढ़ता भी नहीं है, जितना उतना ही रहेगा। प्लॉट की कीमत बढ़ना है, यह फ्रॉड है। ब्याज का पैसा यह फ्रॉड है। किराए के पैसा लेना यह हराम का पैसा है, जो किराए का पैसा है। एक आदमी को जितनी जरूरत है या एक जीव को जितनी जरूरत है, परमात्मा ने उतना इंतजाम किया होता है। कोई भी जीव इस धरती पर ऐसा नहीं है जिसको भूखा मारने का काम परमात्मा करेगा, सबका इंतजाम किया है। सिर्फ आदमी अगर ऐसा कर रहा है और भूखा मर रहा है तो उसका कारण है कि कोई दूसरा आदमी अपनी जरूरत से ज्यादा उसके पास संग्रह किया हुआ है। उसने लालच में, किसी और के लालच में कोई और भूखा मर रहा है। किसी के पास 3 प्लॉट है तो वो 2 हराम के हैं, वो अगर उनका किराया खा रहा है तो वो हराम का खा रहा है। और अपने आसपास नजर दौड़ाओ, जो भी किराए का पैसे से अपना घर चलाते हैं, जो किराए से कमा रहे हैं, जो ब्याज का पैसा कमा रहे हैं, या जो ऐसे प्रॉपर्टी डीलिंग में, सबके बच्चे नशेड़ी और खराब हुए पड़े हैं, सबके टोटली। नहीं है तो बताओ, है कि नहीं? मेहनत से करने वाला व्यक्ति, ईमानदारी से करने वाले का बच्चा आज भी उससे बात करना चाहता है, आज भी उसके पास बैठता है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है उसकी। लेकिन जो इस तरह के हराम का पैसा खा रहा है, सबका सत्यानाश हुआ पड़ा है, और ये आगे और होना है। मैं बता रहा हूं, 2030 तक पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंटने वाली है। एक शैतान को पूजने वाले, डरे हुए, लालची और गंदे, वैशी, वाहियात और अश्लील गंदे लोग, गंदी सोच के लोग, और एक अच्छे लोगों की कैपेसिटी। और जो ये लालची और डूबे हुए लोग हैं, ये सब के सब मरने वाले हैं, क्योंकि इनको ही लेनी पड़ेगी अगली वैक्सीन। यही इकट्ठे नहीं रह सकते, इनको ही सारा पैसा चाहिए, और एक दिन ऐसा आएगा जब इनका परिवार भी इनके साथ नहीं देगा। और बाकी के लोग जो अच्छे वाले हैं, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको भाईचारा चाहिए, तो वो ईमानदारी से जीने की कोशिश करेंगे। माइंड जिनका शुद्ध होगा, जो दिमाग से सही होंगे, वो परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, परमात्मा उनके लिए अपने आप रास्ता निकालेगा। ये 2030 तक का एजेंडा है, एजेंडा 2030। इसको बचाने का खेल हम लोग ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, खेल कह रहा हूं मैं गलती से, ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, ये उन आदमियों को बचाने की लड़ाई है जो थोड़े बहुत, जिनका स्तर थोड़ा ऊंचा उठा है, जो लोग बचाना चाहते हैं दूसरे लोगों को, जो लोग दूसरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखना, कोरोना के टाइम पर वही लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित और सेफ थे जिन लोगों ने दूसरों की लड़ाई लड़ी।
उनके घर पर अटैक सबसे कम हुए। जो अकेले थे, लालची थे, वो तो लाइनों में लगे हुए थे। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। ये रोबोटिक मच्छर तब भी काम करते हैं क्या जब आसपास कोई टावर ना हो? इसको देखना है। यह सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा जब आप अपने मोबाइल पर कहीं जाने के लिए लोकेशन भर लेते हो। क्या उसके लिए भी आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है ना। इंटरनेट की जरूरत एक बार चालू करने के लिए पड़ती है। तो टावरों से कोई लिंक नहीं है इसका। आपको आपका आईपी एड्रेस या आपका मोबाइल का फोन नंबर या आपका चेहरा फीड करके भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको खत्म करना है कि आपको इंजेक्शन लगाना है। ये मच्छर का काम है, आपका काम नहीं है। ये शायद रोबोटिक मच्छर के बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन बिल गेट्स ने ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर बना चुका है। वो मच्छर की साइज में वो यहां अवेलेबल है, तो कैमरे से आपकी इस पूरी वीडियो वहां भेज सकता है। मच्छर की साइज के, एक इतने साइज की मक्खी के साइज का रोबोटिक बॉम्ब बना चुका है जो आपके चेहरे को फीड कर देगा। जो आपका आधार कार्ड अपडेट करवा रहे हैं ना, वो इसीलिए करवा रहे हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी 1 साल पहले। आप ग्रुप में जुड़ोगे तो मैं वीडियो दोबारा कोशिश करूंगा उसको ढूंढ के डलवाने की। उसमें मैंने पूरा इलस्ट्रेशन करता हुआ दिखाया था कि आपके चेहरे को उन्होंने रीड कर लिया, एक बारी उसमें फीड कर दिया। अब उसका टारगेट आप हो गए। आप जहां जहां जाओगे आपके पीछे पीछे जाएगा। जहां भी जाओगे उसको कोई मतलब उसके लिए कंट्रोल की, कोई रिमोट की जरूरत नहीं है। और वो हल्के से यहां आएगा, यहां पे आकर के आपको ऐसे लगेगा। और अगर आपका पोस्टमार्टम या कुछ भी हो, आपको कोई चोट का निशान ही नहीं दिखाएगा। वो क्या करेगा, यहां आकर के रेडिएशन आपके दिमाग को इतना हीट कर देगा, अंदर से अपने आप किलिंग कर देगा। ना कोई चोट का निशान, ना कोई काटने का निशान, ना कोई बम ब्लास्ट का निशान, कुछ नहीं। और आपकी किलिंग हो जाएगी। और वो क्या कह रहे हैं, उसमें बकायदा अपने टेड टॉक में बता रहे हैं, दिस इज फॉर द बैड पीपल, दिस इज फॉर द बैड पीपल। सरकार के लिए बैड पीपल कौन है? जो सच बोलते हैं। सरकार के लिए वही बैड पीपल है। देखो, सरकार कभी भी नशे के तस्कर को कभी भी बैड पीपल नहीं कहती है। अगर वहां मतलब वो बड़े बड़े जो आतंकवादी भी अगर होंगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट रात को भी खुल जाएगी उनके लिए। हमारे लिए नहीं खुलेगी। हम तो बैड पीपल हैं भाई। सरकार लोन ले ले जितना मर्जी वर्ल्ड बैंक से, वो बुरी नहीं है। हमसे अगर 20,000 नहीं दिए जा रहे तो हमारा मकान पक्का नीलाम होगा। क्या बेवकूफाना स्टेटमेंट चलती रहती है। ये तो हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। एनआरसी और डिटेंशन सेंटर वाला मसला क्या है? एनआरसी और डिटेंशन सेंटर का यही मसला है भाई। एनआरसी और सीएए आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये मुसलमानों के लिए है, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए है, या जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए, ऐसा ही बताया जा रहा है ना। इनके लिए नहीं है। जो लोग आधार कार्ड और जो वोटर कार्ड बना चुके हैं, उन लोगों को रिफ्यूजी बनाने का यह खेल है। आई बात समझ में? आपको रिफ्यूजी साबित करना है। और जब आप इस देश के असली मालिक नहीं रहेंगे, जब आप रिफ्यूजी हो जाएंगे, तो रिफ्यूजियों का कोई अधिकार नहीं होता। रिफ्यूजी कभी भी किसी भी तरह से आंदोलन करने के लिए, क्योंकि आंदोलन का मतलब क्या है, आप डिमांड कर रहे हो सरकार से, उन लोगों से जो वहां बैठे हैं गद्दी पर, कि हम ऐसा चाहते हैं, ये हमारा डिमांड है, क्योंकि हम यहां के मालिक हैं। रिफ्यूजी मालिक नहीं होता है। जो वोट करता है वो मालिक नहीं होता है। एक बात को ध्यान देना, बस कुछ मत करना, अपने दिमाग पर जोर डालो और पूरे के पूरे शहर में घूम जाओ। बाइक उठाओ और घूमो, कार उठाओ और घूमो, पैदल घूमो। बड़े बड़े होर्डिंग्स पे जो जो लिखा हुआ है उसका पैसा कहां जा रहा है एक बार वो ढूंढो। टीवी पर, रेडियो पर, अखबार में जिस जिस चीज की एड आती है वो देखो, वो क्या चीज है। वो समाज को तोड़ने का काम करती है कि जोड़ने का काम करती है? आपको पता चलेगा। सरकार यानी सरकार इन द सेंस कोई नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई खिलाड़ी, कोई ये फिल्मों में एक्टिंग करने वाले भांड, और ये जो बड़े बड़े जो जिनको फेम मिल जाता है, जिनको अच्छा खासा नाम हो जाता है, ये लोग जिस जिस चीज की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एक बार सोचना वो एडवर्टाइजमेंट किस किस चीज की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। 3 पत्ती से जुआ खेलो, रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। बात होएगी जब कुछ मिल बैठेंगे 3-4 भांड, है ना, मतलब क्लब सोडा पिएंगे, वो विस्की पिएंगे,
सिगरेट पिएंगे, अच्छा और क्या क्या, जर्दा खाएंगे, पान मसाला खाएंगे। वो कह रहे हैं मल खाओ, मल खाने को बोलते हैं ना, विमल, मल ही है उसमें, विमल में मल है, पहले दिया हुआ है। वो बता रहे हैं कि मल खाओ, ठीक है, या फिर खैनी खाओ, पान मसाला खाओ, यही कह रहे हैं ना, जिनको देशभक्त बनाया। देखो कमाल की बात, हम जैसी उम्र के लोगों के लिए पकड़ लिया उन्होंने वो अजय देवगन, देशभक्ति वाले नाटक करने वालों के लिए पूछ लिया, पकड़ लिया उन्होंने अक्षय कुमार, और रोमांटिक लोगों के लिए पूछ लिया उन्होंने वो शाहरुख खान। तीनों मिलके कहते हैं कि मल खाओ, हैं, ये वाला पान मसाला खाओ, ये वाली इलायची खाओ आप लोग। वो सारे लोग या तो आपको कोल्ड ड्रिंक पीने की सलाह दे रहे हैं, या आपको पिज्जा खाने की दे रहे हैं, या बर्गर खाने की दे रहे हैं, या डालडा पीने की दे रहे हैं, या आपको कह रहे हैं वनस्पति तेल खाओ, रिफाइंड ऑयल खाओ, समोसे खाओ, तला हुआ खाओ, हैं, मोटरसाइकिलों पे जाओ, कारों में जाओ, बड़ी बड़ी कारें खरीदो, बाइक खरीदो, पेट्रोल डीजल वाला, मतलब बड़ी कंपनियों का प्रचार, चश्मा खरीदो, जूते खरीदो, कपड़े खरीदो, ड्रामा नाटक करो, हैं, मोबाइल ये वाला खरीदो, ये वाले इसमें ये बनाओ। सारी एडवर्टाइजमेंट किन चीजों की है? जो या तो प्रकृति का विनाश कर रही है या समाज का विनाश कर रही है। एक भी एडवर्टाइजमेंट जो हमने सुबह से लेकर शाम तक हमने चर्चा की है, जो आपकी सेहत को बरकरार रखती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट सरकार करती हुई नजर आई? नहीं करती नजर आई। कोरोना का कितना प्रचार किया सरकार ने? WHO कह रहा है कि यह बीमारी से मरने वालों का जो परसेंटेज है 0.03% है। WHO का आंकड़ा कह रहा है, और सरकार कह रही है बहुत खतरनाक है। 0.03% का मतलब क्या यार? लाख आदमियों में कोई एक आदमी को कोई थोड़ा बहुत नुकसान होएगा, थोड़ा बहुत, वो भी चांस है, वो भी जिसको पहले से कोई बीमारी है। लेकिन हमारे वाली सरकार कह रही है नहीं, सबको इंजेक्शन लगाएंगे हम। इसका मतलब जिसको हम सरकार कहते हैं, जो ऊपर वहां बैठे हुए मंत्री लोग हैं, या जो ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, वो जिस भी चीज का प्रचार करे, समझ लो वो आपका सत्यानाश करने के लिए कर रहे हैं। समझ गए ना? एक बिल्कुल ये फार्मूला है। वो आपको मजबूत करने वाली चीज का कोई प्रचार कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप मजबूत हो गए तो वो कमजोर बनते हैं। आपको तोड़ने वाली, आपका सत्यानाश करने वाली चीजों का ही प्रचार होगा। तो अगर सरकार में बैठा NRC, CA या दूसरी चीजों का प्रचार अगर सरकार कर रही है, तो हम नागरिकों का यह दायित्व बनता है कि उस दूसरे पहलू को बताएं। अभी ये मोबाइल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उधर से फ्रंट स्क्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर से तो कोई और टाइप का है, ये राइट साइड से किसी और टाइप का, लेफ्ट साइड से किसी और टाइप का। ये यही मोबाइल है क्या? अगर मैं इनको बोलूं कि बताओ मोबाइल को अपनी कॉपी पर बनाओ, ये वही बनाएंगे क्या जो आप लोग बनाओगे, या अलग बनेगा? आप जहां बैठे हो, जिस एंगल पर बैठे हो, हर चीज को देखने का एंगल अलग है, तो आपका नजरिया अलग होगा। लेकिन असल में ये बॉडी मोबाइल नहीं है। इसमें अगर नेटवर्क ना आए तो ये डब्बा है। तो फिर क्या वो नेटवर्क, वो टावर मोबाइल है? ना। फिर इसके अंदर जो जो पार्ट लगे हुए हैं, जो वो मोबाइल है? ना। वो पार्ट किसी काम के नहीं अगर अंदर सॉफ्टवेयर ना हो तो। यानी कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, राइट लेफ्ट, आगे पीछे, स्क्रीन और की सारी चीजें मिलकर मोबाइल बनता है। और हमको सिर्फ एक पहलू बताया गया कि इससे आपका फायदा होना है। अंदर सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है ये थोड़ी फायदा। तो हर आदमी चीज बनाएगा अपने फायदे के लिए। जो भी आदमी चीज बनाएगा, तो आप जिन चीजों का इस्तेमाल करते हो वो आपने बनाई है, तो आपका फायदा नहीं होना उससे। सीधा कॉन्सेप्ट है भाई, फालतू की साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो चीज आपने नहीं बनाई तो आपका कोई फायदा उसमें नहीं होगा, गारंटी है। आप क्वेश्चंस लिख के दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। आप अपने जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज जो आपने नहीं बनाई है, आप मुझे कागज पे नाम लिख के दो, मैं आपको बताऊंगा उसका कितने नुकसान है। क्योंकि हर चीज के फायदा और नुकसान दोनों आपको पता होना चाहिए। सारे फायदों की लिस्ट बना लो, सारे नुकसानों की लिस्ट बना लो, और चेक करो क्या आपको इस कीमत पर यह चीज चाहिए। एट व्हाट कॉस्ट, बहुत बड़ा सवाल है। एट व्हाट कॉस्ट? ये मोबाइल, इसकी कीमत अगर 20,000 रुपया है और मैं आपको कहूं इसे मैं 10,000 रुपए में देता हूं, तो कितने लोग ले सकते हैं? 1 2 3, सबके हाथ खड़े। मैं कहूं ये 50,000 का बेचूंगा, अभी कोई नहीं खरीदेगा। यानी ये मोबाइल खरीदने की इच्छा इसकी कीमत पर निर्भर है। अगर मान लो ये 20,000 का मोबाइल आपको 5,000 में मिलता हो
और आपकी जेब में एक भी रुपया ना हो तो आप उधार लेके भी खरीद लोगे इसको कि बेच के वापस उसके भी दे दूंगा, अपने भी बचा लूंगा कि नहीं। यानी कि अगर वो चीज इतनी सस्ती है तो आप उसको खरीद लोगे। तो अपने बच्चों के भविष्य को इस कीमत पर दांव लगाना चाहते हो कि नहीं लगाते, ये चेक करो। आपका बच्चा ये जो पढ़ रहा है, इसके बदले में आपके बच्चे को डिप्रेशन मिलने वाला है, अकेलापन मिलने वाला है, जीवन के लिए कोई उपयोगी चीज नहीं सीख रहा। घर में अगर मान लो बल्ब फ्यूज हो जाए तो वो भी नहीं लगा पाएगा ये वाली पढ़ाई से, तो उसके लिए भी हमको अलग से सिखाना पड़ेगा। तो एट व्हाट कॉस्ट जरूर चेक करना कि क्या इस कीमत पर ये चाहिए। जैसे मैं अपने बच्चे को बोलता हूं, मेरा बच्चा 18 साल का है, मैं उसे बोलता हूं, पहले बोलता था, अभी 18 के बाद नहीं बोलता हूं, 18 से पहले बोलता था कि एक तरफ मोबाइल रखा है, एक तरफ जहर की पुड़िया, और दोनों में से एक चीज सेलेक्ट करनी हो तो चुपचाप जहर की पुड़िया खा लियो, मोबाइल उठाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर मोबाइल उठाएगा, पहले मोबाइल का चस्का पड़ेगा, फिर मोबाइल का नशा होगा, फिर दूसरे नशे करने पड़ेंगे, सारे नशे में सारा घर बेच के आखिर में तने सुसाइड ही करनी है, आखिर में मरना ही है तेरे को, आखिर में पहले ही मरना तो पहले ही मर ले। इससे बढ़िया अपने बच्चे को मोबाइल से बढ़िया जहर की पुड़िया दे दूंगा मैं तो ये डिसाइड किया। उसका फायदा ये हुआ कि 18 तक उसने मोबाइल मांगा नहीं, कभी छेड़ा नहीं, कभी छुआ नहीं, कुछ किया नहीं। अभी बड़ा हो गया 18 के बाद, कॉलेज में जाने लगा, मैंने बोला बात सुन, अभी मैं तेरे को जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि 18 पार कर चुका है, अब सही गलत का निर्णय तू कर सकता है। एक काम करना, अपने कॉलेज में जाओ, जिनके पास वो टच वाले फ़ोन है एक बार चेक करके आओ कि उनकी ज़िंदगी कैसे कट रही है, उनके घरों में अपने माँ बाप के साथ कैसे रिश्ते हैं, उनका मोबाइल पर पूरा दिन में कितना समय वेस्ट होता है, उस टाइम पर तुम आज तक क्या करते आए हो। अगर उस कीमत पर जो तुम करते आए हो उसको खोकर तुम मोबाइल लेना चाहते हो, मैं तुमको जितना महंगा कहोगे उतना महंगा मोबाइल देने को तैयार हूं। उसने देख ही रखा है, बोला मैंने देख रखा है, सब गधों की तरह लगे रहते हैं, मेरे को नहीं चाहिए। वो सीधा बोलता है मेरे को फ़ोन, अब मुझे पता चल गया कि मोबाइल के बिना कितनी मस्त लाइफ है, एकदम टेंशन फ्री है, कोई चक्कर ही नहीं है, कोई लफड़ा ही नहीं है, किसी का टेंशन नहीं कि किसने क्या कमेंट किया, किसने क्या मैसेज किया, किसका क्या टेंशन। सबको मालूम है कि यशस्वी के पास फ़ोन नहीं है, सबको पता है, उसके दोस्तों को, तो सबने एडजस्ट किया हुआ है। उसकी माँ को मैसेज कर देते हैं, मेरे को कर देते हैं, मैं संदेश पहुंचा ही देता हूँ, सीधी सी बात है, बात खत्म, हो ही जाता है संदेश, कोई टेंशन नहीं। उतना टाइम वो कहाँ लगाता है, खेलने में लगाता है। 3 घंटे सुबह खेल लिया, 4 घंटे 2-3 घंटे शाम को खेल लिया, नहीं तो अपना काम कर लिया, नहीं तो पढ़ लिया, नहीं तो घूम लिया, सब काम है उसके लिए, मोबाइल नहीं छेड़ता। तो उसका कितना जीवन बचा हुआ है मुझे अंदाजा है। वो मैंने मोबाइल वाला एग्जाम्पल आपको दिया ही अभी 2 मिनट पहले। ये आपको, मैं अपने बच्चे को अपने हाथ से खोखला क्यों करूं, मैं अपने बच्चे को थोथा क्यों करूं भाई, मेरे को नहीं पड़ा। लेकिन चक्कर क्या है, मैं अपने बच्चे को बचा के करूंगा क्या, उसके लिए लड़की कहां से लाऊंगा। अगर समाज में सारी लड़कियां मोबाइल वाली होंगी तो मेरे को तो बिना मोबाइल यूज करने वाली लड़की चाहिए ना, उसके लिए अपने घर में बहू बना के लाने के लिए। तो इसलिए आपके बच्चे बचाना मेरी मजबूरी हो गई है? इनको भी चाहिए, तो हमको अनवैक्सीनेटेड भी चाहिए, बिना मोबाइल यूज करने वाली भी चाहिए। तो ढूंढ ढूंढ के कहीं, मैं क्या पता मैं उसी के लिए घूम रहा हूं भाई। पूछते हैं कि क्या करोगे, तुम्हें क्या मिलता है। मतलब आपको, आपका बच्चे के साथ में काम करने वाला बच्चा कोई नशेड़ी है तो आपके बच्चे को नशा ही सिखाएगा, और अच्छा है तो अच्छा सिखाएगा। तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए आपके बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना मेरी मजबूरी है, और यही समाज का काम है, सिंपल सा फंडा है, और यही जनता सरकार मोर्चा का काम है, इसी काम पे अपन लगे हुए हैं। तो सीए और एनआरसी के चक्कर में नहीं पड़ने का है, अपने को अपनी इस देश के मूल निवासी होने की, अपने इस देश का मालिक होने की दोबारा से उस पोजीशन को क्लेम करना है। इसके लिए जनता सरकार मोर्चा ट्राई कर रहा है कि हम मालिक हैं। समझ गए? आरबीआई कैसे प्रूव होगा कि ब्रांच बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्रांच है? देखो भाई, प्रूव करने को तो कैसे ही करेंगे, लेकिन 2-3 तथ्य दे देते हैं हम लोग, जिससे आपको साबित हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। पहला पॉइंट, 1934 में ये बना था। 1934 में इस टाइम पर इंग्लैंड का ही जो पार्लियामेंट है उसी का राज चलता था। वहीं से एक कानून पास होकर के आया जिसका नाम था आरबीआई एक्ट 1934, जिसके तहत वो बना।
बाद में कुछ ड्रामेबाज और नकली लोग कहते हैं कि इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। नेशनलाइज करने का मतलब क्या है मालूम है? नेशनलाइज करने का मतलब यह नहीं है कि आरबीआई को सरकारी बना दिया गया था, या उसका यह मतलब नहीं है। ढूंढकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आरबीआई का मतलब है, मतलब नेशनलाइज करने का मतलब है कि उसके कर्मचारियों को, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, उनके बराबर के वेतनमान और अधिकार मिलेंगे, उनके जैसी सुविधाएं मिलेंगी, अधिकार नहीं सुविधाएं मिलेंगी। उस नेशनलाइजेशन का यह मतलब था। और 2019 में थी कि 20 में थी, एग्जैक्ट डेट तो मैं भूल गया, लेकिन आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। उसमें लिखना आरबीआई एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आर मतलब ARE, आरबीआई एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या लिख देना सवाल गूगल पे, क्या आरबीआई के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं? तो आपको चेन्नई हाई कोर्ट का एक फैसला मिलेगा, मद्रास हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने एक केस के सिलसिले में यह डिक्लेयर किया था कि आरबीआई कर्मचारी और बैंकों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं है। तो अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है तो इसका मतलब वो सरकारी नहीं है। सरकारी संस्थान होगा तो ही तो सरकारी कर्मचारी होंगे। उन्होंने, अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है तो कौन से कर्मचारी हैं? प्राइवेट। अब प्राइवेट हैं तो मालिक होगा कोई ना कोई। कोई भी प्राइवेट संस्था होती है उसका मालिक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा होता है। तो जो भी नोट कौन छापता है, किस तरह के काम होता है, इनकी आरटीआई जब हमने डाली तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और आरबीआई है, उन्होंने इसके जवाब में दिया हमको कि नोट छापने का डिसीजन, कौन से नोट छपेंगे, कितने छपेंगे, क्या साइज रहेगा, क्या वैल्यूएशन रहेगी, इस सारे का डिसीजन सेंट्रल बोर्ड करता है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा है नंदन नीलकेणी, आनंद महिंद्रा जैसे लोग। ये आप चेक कर लेना कौन कौन बैठा हुआ है। और आरबीआई का जो स्टार्टिंग में जो रजिस्टर बना था, जो इसके रजिस्टर जितने भी थे, वो रजिस्टर में जो जो इसका मालिक था और जो जो शेयर होल्डर्स थे, उन शेयर होल्डर्स की लिस्ट अपने पास है, कौन कौन है उसके मालिक। आज भी उसका मालिक, सिर्फ भारत के आरबीआई की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया के सारे बैंकिंग सिस्टम के रिजर्व बैंक का मालिक एक ही परिवार है, रॉथस्चिल्ड परिवार। सारी दुनिया के, जहां जहां अंग्रेजों का राज चला था। और इस सिलसिले में जितने सबूत हैं सारे के सारे हमने अपने रुपए वाली किताब में मेंशन किए हुए हैं, जिसको हम 24 नवंबर की दिल्ली वाले कार्यक्रम में लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। उसमें सारे सबूत मेंशन्ड है, सारे सबूत, टोटली A to Z। बैंकिंग कितना बड़ा फ्रॉड है, आपको जो ब्याज पे रुपया दिया जा रहा है ये सब नकली है। आपको हवा में कोई डिजिट लिख करके कर्जदार बनाया जा रहा है और आपकी असली पूंजी ली जा रही है। सब कुछ आरबीआई ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री और सरकार में बैठे पीएमओ जैसे लोगों ने हमको लिख कर दिया हुआ है। ये हम अपनी तरफ जितनी भी बातों पे हम चौड़ा होते हैं ना कि ये ऐसा, हमारी कोई बात नहीं है, इसमें एक भी बात हमारी नहीं है। ये सब का सब हमें उन्होंने लिख के दिया है। कोई वकील है यहां जिसने वकालत करी हो पहले, या वकालत से डील किया हो, या कोई पत्रकार हो, वकील या पत्रकार, ये एक दो लोग हैं, ठीक है। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, या मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, इसका मतलब बताना। ये वकील इसलिए है क्योंकि वकीलों के पास दलील होती है बात की। मैंने एक सवाल पूछा और उसका जवाब का मतलब बताना क्या है। सवाल यह है कि मेरी जेब में यह पड़ा हुआ नोट असली है कि नकली है, यह कौन सी चीज बताएगी। अगर मैं इसी कागज का, इतने ही साइज का, इसी रंग का, किसी और नंबर से नोट छाप लूं, क्या वो 100 रुपए में ही चलेगा? क्या उसकी वैल्यू उतनी रहेगी, या वो नकली कहलाएगा? इसको असली कब कहेंगे? आरबीआई किस आधार पर छापेगा? आरबीआई किस आधार पर छापेगा? तो हमने सवाल किया, वैध रुपया क्या है? रुपया का वैध, यानी कि आप कौन से रुपये को वैध कहोगे और कौन सा रुपया अवैध है,
वैध रुपया कौन सा है, हम किस आधार पर और किस नियम पर किसी रुपये को वैध कहते हैं। हमको वैध रुपये का वो दस्तावेज की प्रमाणित प्रति दी जाए। तो आरबीआई ने और पीएमओ ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या जवाब दिया मालूम है? हमारे पास वैध रुपये का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ क्या निकलता है कि सारा नोट अवैध है। अवैध मतलब नकली, गैर कानूनी है, इसका यह मतलब निकलता है। जब भारत की सरकार में बैठे हुए वो डिपार्टमेंट जिसके अंडर में सारा काम हो रहा है, जिसको हम आरबीआई कह रहे हैं, अगर वो ये कहती है कि वैध रुपए का हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो इसका अर्थ भाई साहब बहुत गहरा निकलता है, छोटी बात नहीं है ये। और ऐसे ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो हम आपको कल तक देंगे, इसमें सारा जानकारी देंगे, जिसमें पूरा क्लैरिटी है। तो ये अभी जब आपके पास सोना है, हमने सरकार से पूछा, ये बात है 2014 में सरकार बनी थी मई में, और अगस्त या सितंबर में मोगली सरकार ने 200 टन सोना भेजा था इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड में, बैंक ऑफ सेटलमेंट में। अरे सब प्रूफ क्या यार, ऑनलाइन पड़ा हुआ है सारा। यहां तक कि पार्लियामेंट में सवाल के जवाब में अरुण केतली साहब ने जवाब दिया था, भ्रष्टाचारी अनुल केतली, उसने जवाब दिया था कि हमने जो ये 200 टन सोना इंग्लैंड भेजा है, ये सुरक्षा कारणों से भेजा है। पार्लियामेंट में जवाब दिया था भाई, राज्यसभा में। अब आप सोच सकते हैं कि अगर सुरक्षा कारणों से रुपया भेजा जा रहा है, और इसकी जानकारी मिलेगी आपको, नवनीत चतुर्वेदी की एक किताब है जियो पॉलिटिक्स, उसमें सारी जानकारी मिलेगी आपको। ये पूरा खेल किस तरह से गया था और किस तरह से पूरी की पूरी आरबीआई और पूरा सीबीआई उनके पीछे लगी थी। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, 1 रुपए के पीछे गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है ये बता दूंगा मैं। पुलिस अवैध कैसे है? हाँ, पुलिस अवैध कैसे है, पुलिस वैध कैसे है, पहले तो ये बता दो। पुलिस की व्यवस्था भारत की व्यवस्था में नहीं आती, मैं आपको पहले बताऊं। पुलिस की व्यवस्था, आईपीसी बना 1860 में, और इंडियन पुलिस का जो कानून बना था वो बना था 1861 में। उसी कानून के तहत पुलिस की स्थापना हुई थी, और 1870 में इंग्लैंड की रानी को यह कह दिया गया था कि तुम्हारी जो व्यवस्थाएं हैं ये 1969 तक ही इस देश के अंदर रह सकती हैं, इस देश में, उसके बाद तुमको जाना पड़ेगा। ये लंबे सवाल हैं, इन पे बाद में चर्चा की जाएगी, लेकिन बात यह थी कि भारत की व्यवस्था गांव की आधारित व्यवस्था को कहते हैं। जो व्यवस्था जल, जंगल, जमीन और जानवर आधारित है, गांव की, कबीले की व्यवस्था, जैसे हम लोगों को कबीलियाई लोग कहते हैं ना, दादा खेड़ा, खेड़े वाले, गांव खेड़ा बोलते हैं ना अपने वाले को। गांव खेड़ा के लोग भारत के लोग हैं, शहर में रहने वाले लोग भारत के नहीं हैं, वो शरणार्थी लोग हैं। ये बड़ा फर्क करना है आपको। इसीलिए वो आपको गांव से शहरों में शिफ्ट करने पर पूरा जोर दे रहे हैं सरकार के लोग। और जब गांव वाले शहर में आने से मना कर देते हैं, तो वो शहर को ही बढ़ा बढ़ा के गांव को उसके अंदर घुसा लेते हैं। समझ गए? तो गांव की व्यवस्था को खत्म करने का एकमात्र कारण यह है कि गांव ही भारत है। और अगर आपकी व्यवस्था सारी की सारी जल, जंगल, जमीन पर आधारित हो, तो आप इसके मालिक हैं। और पुलिस को गांव में एंट्री की अनुमति नहीं थी। अगर आपको ध्यान हो, आपके दादा, आपके पिता अगर जिंदा हो, तो उनसे पूछना जा करके कि गांव में पुलिस वाला एंटर नहीं कर सकता था गांव के एक प्रतिनिधि से पूछे बिना। ऐसा था ना जी? ये कारण था कि उनकी अपनी व्यवस्था है, पुलिस हमारी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। हां, हमारे गांव का कोई आदमी किसी जगह पर चोरी करके आ गया, किसी को मार आया उनकी व्यवस्था में, तो वो उसको पकड़ने के लिए हमारे गांव में आते थे, और वो भी पूछ कर आते थे कि गांव में घुसे कि ना घुसे। अगर गांव वाले मना कर दें, तो गांव में आकर पकड़ने की औकात किसी पुलिस वाले की नहीं होती थी। तो ये हमारी व्यवस्था का हिस्सा है, इसीलिए पुलिस अवैध है, क्योंकि उसको ताकत नहीं है। आज भी यदि गांव की ग्राम सभा लिख करके थाने में एसपी को दे दे कि हम अपनी व्यवस्था खुद देखने वाले हैं, अपनी न्याय व्यवस्था,
हमारे गांव में आने से पहले बिना परमिशन लिए मत आ जाना, अगर आज भी लिख देंगे तो आज भी पुलिस नहीं आएगी आपके गांव में। पर ये रिस्क उठाने का काम पहले गांव को जगाना पड़ेगा, फिर गांव को एक अपनी सामूहिक व्यवस्था में लाना पड़ेगा, तब जाकर के ये पॉसिबल होगा। नहीं तो हमारे ही लोग शिकायत करते हुए जाएंगे। हमारे हरियाणा में पानीपत में एक गांव है मछरौली, उस गांव में आज तक भी एक भी मुकदमा नहीं है थाने में, कोर्ट में, सिंगल भी। तो उस गांव में पुलिस नहीं आती है, क्योंकि जब कोई शिकायत ही नहीं है, जब तक हमारी शिकायत नहीं जाएगी तब तक कोई पुलिस एंटर नहीं कर सकती। सरफेसी एक्ट एग्रीकल्चर लैंड पर लागू होता है क्या? सरफेसी एक्ट को पढ़ो पहले तो, इसमें इसकी जानकारी इकट्ठा करो। नहीं होता है वैसे तो, लेकिन ये लोग इलीगल तरीके से डेप्यूटी कलेक्टर के साथ मिलकर के गड़बड़ कर रहे हैं और बहुत बड़ा गेम है। रुपए वाले मसले पर हम चर्चा करेंगे अपना जो अगला सेशन होगा, कल वाला सेशन, ठीक है। तो अभी आप लोगों को जो ध्यान में